नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का आज बजट पेश किया है, जहां पर उन्होंने गैरसैंण विधानसभा में 57,40,03,243 रुपए का बजट यहां पर पेश किया है। कई मायने में ये बजट बेहद खास भी है, क्योंकि इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा रहा है। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 543 करोड़ का बजट यहां पर सीएम की ओर से पेश किया गया। तो बधाई देना चाहता हूं। बहुत ही विकासपूर्ण बजट उन्होंने पेश किया। उत्तराखंड राज्य का कुल बजट जो है 57,400 करोड़ का है, जिसमें सिंचाई विभाग का बजट का जो प्रावधान है वो 1,155 करोड़ का है और इसमें पर्यटन का जो है 236 करोड़ का जो है प्रावधान है। ये विकास का बजट है और हमारा ये सिद्धांत रहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि जब तक अंतिम पायदान के व्यक्ति तक विकास न पहुंचे तब तक सही मायने में विकास नहीं है। आम बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने गैरसैंण की प्रदेश की तीसरी कमिश्नरी घोषित करके बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में अपनी सरकार का 5वां बजट यहां पर पेश किया है। 54 पन्नों के बजट भाषण को पढ़ने के बाद में मुख्यमंत्री ने आखिरी में 3 बड़ी घोषणाएं करी हैं, जिनमें से एक है गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया। साथ ही गैरसैंण कमिश्नरी में चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले शामिल किए। गैरसैंण में त्रिवेंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट यहां पर पेश किया है। वहीं पर मुख्यमंत्री के बजट पेश होने के बाद में प्रदेश की जनता की भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि व्यापारी और युवाओं की माने तो उनको बजट से बेहद उम्मीदें थी, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार का बजट उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतरा। बजट के बाद में लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। सर, हम यही महसूस कर रहे हैं, हमें सरकार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन हमारे व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं हो पाया। सरकार ने जो भी किया वो सिर्फ अपने ही लिए किया। हमें बड़ी निराशा रही और हमें कोई भी लाभ नहीं मिला और ना लग रहा है कि कोई लाभ मिलेगा आगे। अगर सरकार कुछ हम व्यापारियों के लिए सोचती तो ज़्यादा बेहतर होता। इसको नहीं, हमारे लोगों का जो विचार था उन्होंने कहा हमारे हित में होगा, व्यापारियों लोगों में, लेकिन हमें ये कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जो किया है सरकार ने ये अपने चुनाव के हिसाब से किया है। जनता को कोई लाभ देने वाली कोई चीज़ नहीं थी जो अभी अब जो हमें लग रहा है ये है। सर, हमारे लिए कोई बजट में खास नहीं रहा। हम लोग छात्र हैं, हम कोशिश हमारी ये सोचती कि जब बजट नया आएगा तो एजुकेशन के मामले में, कुछ रोज़गार के मामले में और जितनी भी मतलब वो चल रही है, इसलिए हमारे लिए कुछ नया इसमें आएगा, मगर हमें ऐसा लगता नहीं है कि कुछ नया आया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कैलाश पंत रामनगर पहुंचे हैं और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी के लिए वो अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास में अब मात्र 1 साल बचा हुआ है और इस 1 साल में ही हम पूरा जोर लगाकर 5 सालों के बराबर का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ये सम्मान थोड़ी देर से मिला है, लेकिन ये कोई मेरे लिए गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि मैं भी पार्टी का एक सिपाही हूं। वास्तव में रामनगर मेरा घर है। जब भी देहरादून को जाता हूं तो रामनगर अवश्य रुकता हूं। तो आज रामनगर के मंडल कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक समय कम का विषय है, क्योंकि काम करने की क्षमताएं चाहिए, समय उसमें कोई मायने नहीं रखता है। 6 महीने हो या 5 साल हो, यदि कोई काम करने वाला व्यक्ति होता है वो 5 साल के काम को भी 6 महीने में कर सकता है। और बहुत बार व्यक्ति ऐसा होता है यदि 5 साल या 10 साल भी दो, जो काम करने वाला नहीं है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जिला नियोजन समिति के चुनाव मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सितंबर महीना यहां पर
तय किया है। मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था कि हरिद्वार को छोड़कर कब तक जिला नियोजन समिति के चुनाव यहां पर करवाए जाएंगे। आपको हम ये भी बता देते हैं कि सरकार ने हरिद्वार के पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए कहा है हरिद्वार चुनाव के बाद में जिला नियोजन समिति के चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं पर उत्तरकाशी के प्रदीप भट्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका की है। याचिका में बताया गया है कि डीपीसी चुनाव मार्च 2020 तक होने थे, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव अब तक नहीं हो सके, जबकि चुनाव आयोग ने नवंबर में ही चुनाव कराने को लेकर सरकार को पत्र लिखा है, जिस पर फैसला अभी तक नहीं लिया गया। उत्तराखंड राज्य में जिला योजना समिति के चुनाव जो 24 मार्च 2020 को होने थे, वो राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए उसको अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया था। उसके बाद मैंने एक जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दायर की थी। उस पर माननीय न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने उसमें ये कहा कि हम मई के महीने में चुनाव करवा देंगे। उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद राज्य मंत्री तरुण बंसल के नैनीताल दौरे पर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से नैनीताल की हनुमानगढ़ से बाइक रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद में तरुण बंसल जिला विकास प्राधिकरण पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन कर अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान तरुण बंसल ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराना होगा। प्राथमिकता है गरीबों को आवास देना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और आवास विकास से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं। पूर्व में आवास विकास 2000 से ही उत्तर प्रदेश के में था, और अब 3-4 महीने पहले माननीय योगी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी हमारे आवास विकास की भूमियों को हस्तांतरित कर दिया है उत्तराखंड आवास विकास परिषद में। हरिद्वार में कुंभ मेले में जूना, अग्नि और किन्नर अखाड़े के भव्य पेशवाई निकाली गई है। यहाँ के ज्वालापुर स्थित गुगाल मंदिर में निकाली गई पेशवाई में संतों के आध्यात्म और पराक्रम के अद्भुत नजारे यहां पर देखने को मिले हैं, जहां पर जूना और अग्नि अखाड़े के नागा संत जहां पर अपने कर्तव्यों से लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए नजर आए, तो वहीं पर रथों पर बैठे बड़े संत अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। उधर अगर किन्नर अखाड़े की बात करें तो उनकी ओर से भी यहां पर पेशवाई निकाली गई, जो इस बार काफी आकर्षण का केंद्र रहा। ऊंट पर बोल बम के जयकारे के बीच में किन्नर अखाड़ा ने भी अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करवाई है। आपको ये भी बता दें कि पहाड़ की संस्कृति भी यहां पर नजर आई, उनकी ओर से भी यहां पर पेशवाई निकाली गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सड़कों पर काफी खुशनुमा माहौल देखने को मिला। प्रकृति के उच्चतम प्रतिमान का नाम है कुंभ, और कुंभ का ये आरंभिक उत्सव है। हम ऐसा कह सकते हैं इस पेशवाई के माध्यम से हम भारत के आध्यात्मिक वैभव का दर्शन कर सकते हैं, अथवा भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदायों की जो एकता है, विशेषकर हम सन्यासियों का जो एक संगठनात्मक स्वरूप है, उसके दर्शन हो रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये पेशवाई नदियों के संरक्षण, शुचिता, संवर्धन, उनकी प्राकृतिकता अथवा उनके प्रवाहमानता के लिए भी समर्पित है। हम ये व्रत ले रहे हैं कि नदियों के सातत्य, शुचिता और उसकी अविरल निर्मलता के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। गर्मी का मौसम अभी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ कि डोईवाला की जनता पानी की समस्या से अभी से परेशान होती हुई नजर आ रही है। डोईवाला के बुलावाला गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आलम तो यहां पर यह है कि ग्रामीणों को दूर दराज के हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है। पेयजल विभाग अपनी आंखें बंद करके लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने की बजाय बार बार रिपेयरिंग कर ढांढस उन्हें बंधा रहा है। वहीं पर इस मामले को लेकर ग्रामीण जल संस्थान के चक्कर भी लगातार कई बार काट चुके हैं, पर समस्या का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल के नेतृत्व में आज सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए और इस दौरान ग्रामीणों ने जल संस्थान जो है वहां पर पहुंचे, जमकर नारेबाजी करी और साथ ही ग्रामीणों की ओर से कहा गया इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द समस्या का निर्धारण किया जाए, वरना आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। मोटर फूकने के बाद जो लो प्रेशर की लगातार समस्या बन रही है और लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। पानी का प्रेशर बिल्कुल लो है और कुछ घरों में तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है।
मैं समझता हूं कि जो मोटर बदली करने की प्रक्रिया है उसमें ना तो किसी जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है उस समय पे जब ये लोग मोटर उसमें बदलते हैं, पुरानी मोटरें लगा देते हैं रिपेयरिंग मोटर, और कितने एचपी की मोटर लगाई जाती है, कितनी एचपी की लगनी चाहिए, ये भी एक टेक्निकल समस्या शायद हो सकती है। और विभाग को मैं समझता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हैं और गांव के कोई सम्मानित लोग हैं उन्हें विश्वास में लेके ही मोटर जब बदली होती है तो उन्हें बुलाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि भाई हम ये नई मोटर बदल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो बदली गई है मोटर, ये पुरानी मोटर है, इन्होंने रिपेयर करके ही लगा दी, और पहले इसमें 10-20 एचपी की मोटर थी और अब शायद इन्होंने 10 एचपी की मोटर लगाई है, जो कि लो प्रेशर की समस्या उसकी कारण आ रही है। पहाड़ों में दम तोड़ती बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है। वक्त पर इलाज ना मिलने के कारण यहां आए दिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ताजा मामला गैरसैंण तहसील के सेरा खेवाखर गांव का है, जहां पर गांव के एक बुजुर्ग की अचानक तबीयत खराब होने पर उसे उपचार नहीं मिल पाया। फिर आगे क्या हुआ, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कांधे पर जिंदगी, जिसे बचाने की जद्दोजहद में मीलों तय किए, दुर्गम रास्ते, जंगल, कंकर पत्थर और राह में आती कई मुसीबतें, लेकिन इंतजार ने दम तोड़ दिया और सांसें रुक गई। ये नजारा है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की तहसील के सेरा तेवाखर्क गांव का, जहां एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर उसे मुश्किल रास्तों से एम्बुलेंस तक लेकर जाया जा रहा है। गांव में सड़क न होने के कारण ग्रामीणों द्वारा डंडी कंडी के सहारे बीमार को सड़क तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस तक आते आते उस बुजुर्ग की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि न सड़क है न गांव में कोई हॉस्पिटल। अगर ऐसा होता तो बुजुर्ग की जान बचाई जा सकती थी। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 20 साल के बाद भी पहाड़ों का आज समुचित विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि यहां के कई गांव अभी तक सड़क मार्ग से जुड़ ही नहीं पाए हैं, जिस कारण लोग आज भी मीलों पैदल चलकर गांव पहुंचते हैं, या फिर पलायन के कारण गांव खाली होते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो अस्पताल हैं और ना ही कोई डॉक्टर, और यही कारण रहा कि सेरा तेवाखर्क गांव के एक बुजुर्ग की इन असुविधाओं के कारण मौत हो गई। और न जाने और भी कितने ऐसे लोग हैं जो सुविधाओं के अभाव में ही दम तोड़ देते हैं। सरकार को ये चेतना चाहिए कि अगर इनको अच्छे टाइम पर इलाज मिल जाता तो आज ये कंडीशन ही डेड बॉडी घर नहीं आती, ये अच्छे मतलब स्वस्थ होकर घर आते। अगर इनको समय पर इलाज मिल जाता, समय टाइम पर इनको इलाज मिल जाता तो ये आज ये डेड बॉडी नहीं, ये मतलब सही सलामत अपने पाँव पर घर आते। हमारे साथ श्रमदान कर रहे थे, और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो हमारे जो जनता के प्रतिनिधि है उनके लिए तो एकदम एयर एम्बुलेंस आ जाती है, और एक गरीब आदमी के लिए तो रोड की सुविधा नहीं, रोड की सुविधा ही नहीं है और कुछ नहीं है। सब ये रोड की कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ती जिंदगियों का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि सड़क मार्ग और अस्पताल ना होने के कारण कई गर्भवती महिलाएं भी जान दे चुकी हैं। ग्रामीण खुद कई जगह श्रमदान करके सड़क बना रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई जनप्रतिनिधि या विधायक या फिर सांसद उनके बीच सिवाय वोट मांगने के आने को राजी ही नहीं है। हमारे यहाँ श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनको कि आज 5 दिन हो गए हैं। और हमारे यहाँ कल श्री हयात सिंह जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिनको कि डंडी कंडी के सहारे उपचार के लिए ले जाया गया, और वे वहाँ समय पर नहीं पहुँचे, जिस कारण उनकी डेथ हो गई है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि हमारे यहाँ सड़क का कोई भी कार्य नहीं है, और हम शासन प्रशासन को और कौन कौन से प्रूफ दें कि यहाँ से लोग डंडी कंडी के सहारे नीचे जा रहे हैं, और जो भी डिलीवरी वाली महिलाएं भी हैं उनको भी ले जाया जाता है इसी प्रकार, और इसके लिए हमारी शासन प्रशासन जिम्मेदार। यानी साफ है, विकास धरातल पर ना होकर सिर्फ और सिर्फ फाइलों में दिखता है, लेकिन फाइलों में लोगों को होती असुविधाओं का भी जिक्र है क्या?
सड़क या हॉस्पिटल के अभाव में होती मौतों का रिकॉर्ड फाइलों में है क्या? चुनाव के समय भले ही राजनेताओं का रेला लगा रहता हो, हर छोटी छोटी जगहों, गली कूचों में जाकर नेता विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बदहाली की तस्वीर है कि बदलती हुई नजर ही नहीं आती। चमोली से न्यूज इंडिया के लिए गंभीर बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। वहीं पर जूना अखाड़े के द्वारा अपनी पेशवाई ज्वालापुर के पांडेवाले से निकाली है। उससे पहले जूना अखाड़ा की अधीश कही जाने वाली माया मां देवी में भी यहां पर पेशवाई निकाली गई है। इस दौरान लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति यहां पर दी है। प्रस्तुति के दौरान लोक कलाकारों की ओर से यहां पर दर्द भी उनका देखने को मिला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर कोटद्वार में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय झंडा चौक पर इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहां पर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं पर प्रदेश प्रवक्ता अरविंद वर्मा ने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में आए दिन विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आप हर जगह पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, वैसे ही आम आदमी पार्टी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में भी अपनी जीत हासिल करेगी। उत्तराखंड के जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी है, उसके लिए संजीवनी का काम हुआ है। और दिल्ली में जो काम हो रहा है, वो जो रोड मैप बिल्कुल क्लियर है और मील के पत्थर की तरह एक तरीके से काम हो रहा है, वो उत्तराखंड में भी 2022 की विधानसभा में वो जो दिल्ली की जो जीत है और दिल्ली का जो रोल मॉडल है, वो उत्तराखंड में भी लागू होने जा रहा है। वही जीत उत्तराखंड में भी दोहराई जाएगी 2022 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, आप लोगों के माध्यम से ही और अपनी जो हमारी कैंपेनिंग चल रही है उसके माध्यम से हम जन जन तक पहुंच रहे हैं, हर घर तक पहुंच रहे हैं। और लोगों का प्यार जो हमें मिल रहा है, शायद इतना अपार प्यार कभी किसी पार्टी को नहीं मिला होगा। कांग्रेस और भाजपा के निकम्मेपन के कारण जो 20 साल उन्होंने इस उत्तराखंड को ठगा है, उसका परिणाम उन्हें 2022 के विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। वहीं पर जूना अखाड़े के द्वारा अपनी पेशवाई ज्वालापुर के पांडेवाले से निकाली गई है। उससे पहले जूना अखाड़ा की ओर से उनकी पवित्र देवी की यहां पर पेशवाई निकाली गई है, जहां पर लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर यहां पर पेशवाई निकाली। प्रस्तुति के दौरान लोक कलाकारों का दर्द यहां पर देखने को मिला। लोक कलाकारों ने कोरोना के कारण लॉकडाउन के वक्त को याद करते हुए अपनी आप बीती यहां पर बताई है। साथ ही लोक कलाकारों ने बताया कि वो किस तरह से अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास करते हैं। हम सांस्कृतिक कला केंद्र तरफ से भी जाते हैं और शादी ब्याह पार्टी में भी जाते रहते हैं। हमारा ये नृत्य आगे बढ़ने का हम काफ़ी प्रयास करते हैं सर। इसको हम बचाने की काफ़ी कोशिश में लगे हैं सर। हमारा नृत्य डांस है, छौलिया नृत्य है और क्या कहते हैं, मार काट भी करते हैं हल्का, ये अपना ये जो ये एक संस्कृति के साथ, और बाकी अपना कल्चर है सर, उसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे यहाँ हमारे देवभूमि उत्तराखंड में बुला रखा है, हमारी छौलिया टीम को बहुत अच्छा लगा। देखिए, आज जो है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति विलुप्त तो होती जा रही है, तो इसलिए हमें संत समाज से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और देश विदेश में हमें बुला रहे हैं। और आज हमारी छौलिया टीम और ढोल दमाऊ टीम बहुत आगे बढ़ रही है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि लॉकडाउन में हम लोगों को एक काम की आस लग रही है, नहीं तो कलाकारों को बहुत दिक्कत हो रही थी। हर वाद्य यंत्र हमारे पास मौजूद हैं, जितने विलुप्त होती हुई चीज़ें हैं हम समेट के, और एक छोटी मोटी संस्था हमने दिल्ली में बना रखी है और सबको समेटे हुए लेके चलते हैं। हमारी परंपराओं से जो हमारी चीज़ें लुप्त होते जा रहे थे, ये सांस्कृतिक थे। सारे देवी देवताओं हमारे जो भी हैं इन्हीं वाद्ययंत्रों के माध्यम से मस्त रहते थे पहले से, और आज भी हम सोचते हैं कि यही परंपरा हमारी चलते रहे। और हमें आज इस कुंभ आने से ये महसूस हो रहा है कि शायद हमारी सांस्कृतिक धर्म बचा रहे और इन्हीं ढोल नगारों के साथ, इन्हीं भोकर बाजों के साथ हमारे देवी देवता और सारे सांस्कृतिक, सारे हमारा हिंदू धर्म सभी लोग बचे रहें
और जो है कि ये छिबला केदार से हम लोग आए हैं और हर साल मैं जाते रहता हूँ बागेश्वर उत्तरायणी उद्घाटन में, बसंत महोत्सव में, हरिद्वार, देहरादून जहाँ भी बुलाते हैं वहाँ, क्योंकि हम लोग अपने परंपराओं को आगे बढ़ाने में लगे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।